गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में अध्याय 7 भारत में कृषि का विकास इस पाठ को पढ़ेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है। इस सिलसिले में भारत सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की है। तो आज इस पाठ के अंतर्गत हम कृषि से संबंधित जो भी बातें हैं, चाहे आज़ादी के पहले हो या आज़ादी के बाद, और भारत सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उसे किस प्रकार से लागू की गई, किस राज्य में लागू किया गया, जिससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में कृषि को दो खास भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है। पहली, देश में खेती से इतना अनाज पैदा हो कि सभी को पर्याप्त अनाज मिल सके और गरीब से गरीब भी अनाज की अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। ये पहली भूमिका थी कि देश में जब तक जो रहने वाले लोग हैं, अगर गरीब आदमी को अनाज नहीं मिल पा रहा है तो उसका भरण पोषण नहीं हो पाएगा और ऐसे में उसका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भूख के कारण से लोगों की मौत भी हुई है और होती भी है। तो इसी के कारण से यह पहली योजना थी कि अनाज इतना पैदा हो जाए जिससे कि गरीब से गरीब भी अनाज की जो ज़रूरत है उसे पूरी कर सके। और दूसरा था, जो लोग अपने गुजर बसर के लिए खेती पर भी निर्भर है और उन्हें खेती से पर्याप्त आमदनी हो सके। बहुत सारे लोग जो हैं, उनका जीविका का जो साधन होता है, उनका जो कार्य होता है, वह कृषि कार्य होता है और कृषि के जरिए से ही वे अपनी सारी ज़रूरतें जो हैं पूरी करते हैं। उनकी जीविका का साधन केवल खेती, आमदनी का साधन जो है खेती ही होता है। तो इससे उनको कुछ लाभ भी हो सके, ये दूसरी योजना थी। तो स्वाधीनता के पहले भारत के आर्थिक विकास में कृषि का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था। जब बाढ़ और सूखे के कारण पैदावार कम होती तो बहुत से लोगों को कृषि के कामों में मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि देश में बाढ़ आ गया या सूखे की स्थिति आ गई, तो जिनके पास में ना खुद की भूमि है और कहीं कुछ और काम करने के लिए उनके पास कोई साधन ही नहीं है, तो खेतों में मजदूरों की तरह काम करते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर बाढ़ आ गया या सूखे की स्थिति बन गई तो उनको वह मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। अकाल के समय अंग्रेज सरकार गाँव में गरीबों के लिए पर्याप्त अनाज नहीं जुटा पाती थी। इस कारण रोग व भूख से बहुत से लोग मर जाते थे, बीमारी फैलती थी, भूखमरी फैल गई, क्योंकि देश में इतना अनाज है ही नहीं जो पूरे देशवासियों के लिए पर्याप्त हो। इसी के कारण से ये जो है योजनाएं लागू की गई। जमींदारी प्रथा का अंत। आज़ादी के बाद किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास जमीन कम होने के कारण वे दूसरों की ज़मीन में काम करते थे। उन्हें ज़मीन के मालिकों को पैदावार का बड़ा हिस्सा बटाई के रूप में देना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसान गरीबी में रहते थे और अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अब आज़ादी के बाद की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है कि किसानों की स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा खराब थी और अपनी ज़मीन नहीं होने के कारण से वे दूसरों के ज़मीन में, यानी कि जिनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी खेती के लिए, उनके खेतों में जा कर के वे काम करते थे और ज़मीन के मालिक क्या करते थे, अब उनके खेतों में वे काम कर रहे हैं, केवल कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने से जो पैदावार होता था उसका बड़ा हिस्सा जो है उनको देना पड़ता था, जो ज़मीन का मालिक होता था। और इसके कारण से गरीबी तो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन जो किसान होता था वो ना खुद के खेत में काम करके उतना लाभ ले पाता था और ना ही दूसरों के खेतों में वह काम करके अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पा रहा था। ये स्थिति जो थी आज़ादी के बाद में किसानों के साथ में बनी हुई थी। जमींदारों के पास खेती योग्य ज़मीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा था। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास में खेती योग्य जो ज़मीन थी उसके आधे से ज़्यादा हिस्सा था। ग्रामीण क्षेत्र में वे बहुत ताकतवर होते थे क्योंकि वे किसानों से लगान वसूल करते थे।
बहुत से जमींदार किसानों पर अत्याचार किया करते थे, इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद भारत की नई सरकार ने इस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब जमींदारों के पास में खेती योग्य ज़मीन होने के कारण से वे ताकतवर थे, क्योंकि वे क्या करते थे, किसानों से लगान वसूल करते थे। उनके पास में ज़मीन बहुत थी और साथ में जिन किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी, वे अपनी ज़मीन पर खेती करते थे, तो बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं उनसे लगान वसूल करते थे। और बहुत से किसानों पर जो जमींदार जो हैं वे अत्याचार भी करते थे। इसलिए सरकार ने क्या किया था, आज़ादी के बाद में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। अब जमींदार किसानों से लगान इकट्ठा नहीं करते थे। सरकार ने ज़मीन का लगान बहुत कम कर दिया और लगान वसूल करने के लिए उसने अपने कर्मचारी तैनात कर दिए। इस प्रकार अब किसानों को लगान ना दे सकने की स्थिति में जमींदारों के हाथों से परेशान नहीं होना पड़ता था। तो यहाँ पर ये सरकार ने जब देखा कि लगातार किसानों का शोषण हो रहा है, तो आज़ादी के बाद में उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जिससे किसानों को थोड़ी सी राहत हुई। जब सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और जमींदारी प्रथा समाप्त करने के कारण से किसान जो हैं जमींदारों को बेगार करने से भी मना कर दिए। बेगार क्या होता है कि जो जमींदार होते थे, अगर उनको कर्ज लेना होता था या फिर कर देने के लिए उनको जमींदारों से कर्ज लेना पड़ता था, और उस कर्ज को जब वह नहीं चुका पा सकते थे तो उनको जमींदारों की जो ज़मीनें होती थी वहाँ जाकर के कार्य करना पड़ता था, और उस कार्य के लिए उनको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। उसी को ही कहा जाता है बेगारी। सरकार ने ऐसे कानून भी बनाए जिनसे ज़मीन रखने की सीमा भी तय हो गई। अब देखिए, यहाँ पर पुराने समय में जमींदारों के पास में खेती योग्य बहुत सारी ज़मीनें होती थी, तो उन ज़मीनों को भारत की आज़ादी के बाद में सरकार ने जब्त कर लिया। तो बाद में क्या किया, फिर सरकार ने ऐसे कानून भी बनाए जिससे ज़मीन रखने की सीमा भी तय कर दी। दूसरे शब्दों में यह तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने पास एक सीमा तक ही ज़मीन रख सकता है। इससे ज़मींदारों को चिंता हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है छोड़नी होगी और उसे भूमिहीन मजदूरों में बांट दिया जाएगा। इससे निपटने के लिए बड़े किसान अपने ज़मीन अपने परिवार और रिश्तेदारों को बांटने लगे। जमींदारों ने यह दिखाया कि ज़मीन कई लोगों के पास है, जबकि वास्तव में पूरी ज़मीन उनके कब्जे में थी और वे पहले की तरह ही उससे कमाई करते रहे। यहाँ पर सरकार के द्वारा जब ये नियम निकाला गया कि जिनके पास में एक सीमा से अधिक अगर ज़मीन है, क्योंकि पहले उनके पास में जो ज़मीनें थी जिसके कारण से वे ज़मींदार कहलाते थे, अब वो ज़मीनें जो हैं सरकार के द्वारा जो है जब्त कर ली गई थी। लेकिन जब एक सीमा तय किया गया तो वहाँ पर ज़मींदारों ने यहाँ पर फिर चालाकी चली, अपने परिवार वाले अपने रिश्तेदारों को ज़मीनें जो हैं उनके नाम में रख करके स्वयं ज़मीनों के मालिक बने रहे, और जिस प्रकार से उनको लाभ हो रहा था उसी प्रकार से ही लाभ जो है होता रहा था। जिसके कारण से क्या हुआ कि जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास में खुद की भूमि नहीं थी, उनको दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी, वे भूमिहीन रहे। इससे निपटने के लिए जब बड़े किसान अपने ज़मीन अपने परिवार और रिश्तेदार को जब बांटने लगे, तो उन्होंने वास्तव में ज़मीन उनके पास ही थी, लेकिन दिखाने के लिए बस ये सब काम किया था। फिर आगे देखिए, सिंचाई और बांध बनाने में बढ़ोतरी। सिंचाई और बांध बनाने में अब खेती का कार्य भी बढ़ रहा है, तो बांध पानी की आवश्यकता तो होगी ही सिंचाई के लिए, तो उसके लिए बांध बनाया गया। तो सन 1950 से 1966 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजना में बहुत सा धन लगाया। ऐसी उम्मीद की गई कि इन योजनाओं से खेती की पैदावार बढ़ेगी और अनाज की कमी की समस्या हल हो जाएगी। सिंचाई और बिजली की पैदावार बढ़ने के लिए भाखड़ा नांगल बांध जो है वो पंजाब में बनाया गया, दामोदर घाटी बांध जो है वो पश्चिम बंगाल में बनाया गया, हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में बनाया गया, नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में बनाया गया, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय छत्तीसगढ़ में बनाया गया। ये जो बांध हैं इन जगहों में बनाए गए। इससे सिंचाई वाली ज़मीन में बढ़ोतरी हुई।
जो भी सिंचाई वाली जिसको पानी की ज़रूरत है और खेती योग्य भूमि है तो उसमें उन ज़मीनों में बढ़ोतरी हुई, फसलों की पैदावार भी बढ़ी। इसके साथ साथ खेती की जाने वाली कुल ज़मीन में बढ़ोतरी हो रही थी। इसका प्रमुख कारण था गांव के आसपास के जंगल व चारागाहों की ज़मीन पर भी खेती होने लगी। अब सिंचाई के साधन यहाँ पर उपलब्ध हो गए, जिसके कारण से जंगल और चारागाहों में भी खेती का कार्य प्रारंभ हो गया। इस समय खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का रकबा बढ़ रहा था एवं सिंचित भूमि में बढ़ोतरी हो रही थी। आप अपने बुक में चित्र 1.2 को देखकर इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो हुआ सिंचाई और बांध बनाने में बढ़ोतरी होने के कारण से खेती का कार्य बढ़ा। साथ में हम लोग आज इस पाठ के अंतर्गत जमींदार प्रथा का अंत होने से किसानों को क्या लाभ हुआ इसको देखे हैं। अगली क्लास में हम हरित क्रांति और हरित क्रांति के प्रमुख घटक और खेती से अन्य संबंधित बातों को पढ़ेंगे।